ओम तत्सत। जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। आज इस व्याख्यान में हमारा जो विषय है वह भारतीय दर्शन में एक बहुत ही उलझा हुआ विषय माना जाता है, अस्पष्ट विषय माना जाता है। और विषय है प्रकृति पुरुष संसर्ग, अर्थात प्रकृति और पुरुष का संसर्ग क्या है। क्योंकि सांख्य दर्शन, सांख्य शास्त्र ऐसा मानता है कि सृष्टि प्रकृति पुरुष के संसर्ग से हुई है, विकास क्रम में हुई है, परिणाम स्वरूप हुई है। यहां परिणामवाद, प्रकृति परिणामवाद की विचारधारा है। लेकिन प्रकृति निर्भर है पुरुष के ऊपर, क्योंकि प्रकृति जड़ है और उसे चेतनता चाहिए तो वो कार्य करेगी। कुछ ऐसी धारणा है, कुछ ऐसी अवधारणा है। लेकिन ये पुरुष और प्रकृति का संसर्ग होता कैसे है, इस विषय को लेकर बहुत मतभेद है, बहुत उलझन है, आज भी उलझन है कि प्रकृति और पुरुष का संसर्ग कैसे होता है। कोई कुछ मानते हैं, कोई कुछ मानते हैं। इस विषय में अलग अलग मान्यताएं भी हैं। इस विषय में प्रकृति और पुरुष का संसर्ग किस प्रकार होता है। साधारण मनुष्य जो है, एक गांव का, जिसने शास्त्रों का, वैदिक दर्शन शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है या किसी ऐसे जानकार गुरु के सानिध्य में नहीं गया है, तो कई बार जब वो यह बात सुनता है कि प्रकृति पुरुष का संसर्ग होता है और उससे सृष्टि आगे बढ़ती है, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये मान बैठते हैं कि प्रकृति पुरुष का संसर्ग कहने का मतलब कि जैसे संसार में लोग विवाह करते हैं, स्त्री पुरुष एक होते हैं और उनका जो संसर्ग होता है और उससे फिर संतान की उत्पत्ति होती है, शायद इसी प्रकार से पुरुष और प्रकृति का संसर्ग हुआ होगा और सृष्टि आगे बढ़ी होगी। कुछ ऐसा भी मानते हैं, पुरुष प्रकृति का मिलन हुआ होगा तो फिर वो सृष्टि आगे बढ़ी होगी। कुछ ऐसा भी मान लेते हैं। लेकिन यहां पर जो प्रकृति और पुरुष है वो तो तत्व रूप में है, वो व्यक्तित्व रूप में है ही नहीं। पुरुष और प्रकृति की जो मान्यता सांख्य शास्त्र में है वो तत्व रूप में है, व्यक्तित्व रूप में नहीं है। क्योंकि व्यक्तित्व रूप में मानने से तो फिर यह मानना भी ठीक है कि भाई जैसे जो है संसार के अंदर नर नारी का विवाह होता है, उनका संसर्ग होता है, संतान की उत्पत्ति होती है, तो कुछ ऐसे ही संसार पैदा हो गया क्या? तो फिर तो यह मान लेने वाली बात है, एक कल्पना हमने कर ली। लेकिन जब तत्व के आधार पर चर्चा होती है तो वो तो तत्व हैं, और तत्व हैं, दोनों अलग अलग तत्व हैं, दोनों में बहुत भेद है। पुरुष चेतन है, अक्रिय है, क्रियाहीन है। प्रकृति जड़ है लेकिन क्रियाशील है। प्रकृति में क्रिया है, जड़ है लेकिन। तो प्रकृति और पुरुष के जो गुण हैं वो बहुत ही अलग अलग हैं, वो मेल नहीं खाते हैं। तो फिर दोनों का मिल पाना कैसे संभव है? तो फिर क्या बताते हैं जो सांख्य दर्शन के जो विद्वान हैं, या सांख्य सूत्रों में या सांख्य दर्शन के किताबों में जो बातें मिलती हैं कि भाई प्रकृति और पुरुष का जो संसर्ग है वो एक तरह का लॉक की एडजस्टमेंट की तरह है। जैसे ताला लगा हुआ है, आप ताले को प्रकृति मान लो और चाबी को क्या मान लो? पुरुष मान लो। तो ताला फंक्शन में आएगा जब चाबी उसमें जाएगी, चाबी उसे खोलेगी, चाबी उसे बंद करेगी। कुछ इस तरह की मान्यता। और सांख्य दर्शन की पुस्तकों में जो उपमाएं, अब इसको समझाने के लिए उपमाएं दी जाती हैं, ये हो कैसे रहा है इसकी व्याख्या नहीं हो पाती है।
उपमा क्या दी गई? एक उपमा यह दी गई कि भाई प्रकृति पुरुष का जो संबंध है वो अंधे और लंगड़े का संबंध है। अंधे और लंगड़े का मतलब एक व्यक्ति जो नेत्रहीन है और एक व्यक्ति जो लंगड़ा है, मतलब कि पैरों से वो चल नहीं सकता है। तो अंधे ने क्या किया? अब लंगड़े के पास आंख है, अंधे के पास पैर हैं, तो दोनों ने एक दूसरे की जरूरत पूरी कर दी। अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा लिया और लंगड़ा बताने लगा किधर चलना है, अंधा उधर चलने लगा। तो यहां पर अंधा कौन है? प्रकृति है, और लंगड़ा कौन है? पुरुष है। तो विद्वानों ने, बहुत सारे विद्वानों ने इसकी बहुत निंदा की कि भाई आप ऐसा उदाहरण कैसे दे सकते हैं, क्योंकि ये तो जीव हैं और आप तो जड़ चेतन की बात कर रहे हैं। यहां पर अंधा हो चाहे लंगड़ा हो, दोनों तो जीव है और दोनों में चेतना भी है और जड़ भी है। तो इसका उदाहरण कई लोगों ने स्वीकार नहीं किया, नहीं माने लोग कि भाई ये इससे बात जम नहीं रही है, बात पूरी तरह से समझ में नहीं आ रही, जो भी उपमा आप दे रहे हैं उस उपमा से बात समझ नहीं आ रही कि कैसे दोनों का एक एडजस्टमेंट हो गया। ये उत्तर इसका दिया गया। फिर जो तीसरा उत्तर दिया गया वो सांख्य सूत्र में इस प्रकार से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सांख्य कारिका में? सांख्य कारिका के 59वें श्लोक में लिखा हुआ है, रंगस्य दृश्यत्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात् पुरुषस्य तथा आत्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते प्रकृति ही। जैसे नर्तकी नाट्यशाला में पुरुषों को नृत्य दिखा करके नृत्य से निवृत्त हो जाती है, वैसे ही प्रकृति भी पुरुष को अपना त्रिगुणी स्वरूप दिखाकर बाद में निवृत्त हो जाती है। तो पुरुष को अपना त्रिगुणी स्वरूप दिखाकर बाद में निवृत्त हो जाती है, अर्थात यहां पर पुरुष क्या हो गया? दृष्टा, और प्रकृति क्या हो गई? दृश्य। तो बहुत अधिक जो मान्य है विद्वानों के द्वारा, यह उपमा ही मान्य है, जो कि सांख्य कारिका में लिखा भी हुआ है कि पुरुष प्रकृति का क्या संबंध है? दृष्टा और दृश्य का संबंध है। और पतंजलि योग सूत्र में हम अध्ययन करें तो उसमें भी मुख्य रूप से इसी को ज्यादा महत्व दिया गया है, दृष्टा दृश्य का संबंध। तो पुरुष प्रकृति का संबंध दृष्टा दृश्य का संबंध है, अंधे लंगड़े का भी संबंध है। लेकिन जहां तक संसर्ग की बात है कि क्या पुरुष प्रकृति के अंदर प्रवेश कर जाता है और क्या प्रकृति पुरुष के अंदर थोड़ा सा प्रवेश कर जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर हम आज की वैज्ञानिक भाषा में अगर हम बात करें तो एक तरह का सिंक्रोनाइजेशन है, तदातम्य है, तारतम्यता है प्रकृति और पुरुष के बीच में। ये दो ऐसे तत्व हैं जो कभी मिल नहीं सकते, जो कभी मिल नहीं सकते, अलग अलग हैं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, रेलवे लाइन की जो पटरियां हैं वो दो हैं और दोनों कभी मिलती नहीं है लेकिन साथ साथ चलती हैं। तो फिर यहां पर एक दूसरा द्वंद्व आएगा कि प्रकृति तो सम अवस्था में से शुरू हो रही है और फिर सम अवस्था में ही प्रकृति अपना अंत भी कर रही है, अपना लय भी कर रही है। प्रकृति के तीनों गुणों का लय होता है साम्य अवस्था में, प्रकृति के साम्य अवस्था में लय हो जाता है। तो फिर प्रकृति कहां रहती है? साम्य अवस्था में रहती है। और फिर पुरुष का संसर्ग हो जाता है उसके साथ, मतलब पुरुष कहीं अलग से बैठा था तो पुरुष का संसर्ग हो गया, तो फिर जो है प्रकृति फिर से एक्टिव हो गई। अब ये हुआ कहां पर, किस स्थान पर हुआ? क्योंकि द्वैत, जहां पर भी द्वैत आ जाएगा वहां पर स्पेस और टाइम का बाउंडेशन भी आने लग जाता है। कहां हुआ, किधर हुआ, कैसे हुआ, किस टाइम हुआ, ठीक है, अंतरिक्ष में हुआ, अंतरिक्ष में कहां पर हुआ, सूक्ष्म में हुआ, सूक्ष्म में कहां पर, कितना सूक्ष्म में हुआ, बहुत तरह की बातें फिर वहां पर आ जाती है। तो प्रकृति पुरुष का संसर्ग हुआ, इसका मतलब वो किसी स्पेस में होंगे, ये मान लेना पड़ेगा, किसी जगह पर होंगे जहां पर इन दोनों का संसर्ग हो गया।
तो प्रकृति पुरुष वैसे तो संसर्ग वैसा उस प्रकार का कोई संसर्ग नहीं है, लेकिन सिंक्रोनाइजेशन है। दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं और मिलकर एक साथ चलते हुए नजर आते हैं, लेकिन एक साथ चल नहीं रहे, बस एक साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा फील हो रहा है कि जड़ चेतन दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो इसीलिए सांख्य दर्शन में यह एक बहुत ही उलझा हुआ, अनसुलझा हुआ यह कॉन्सेप्ट है, प्रकृति और पुरुष का संसर्ग होना। किस तरह से संसर्ग हुआ, अंततः सांख्य दर्शन, बस सांख्य कारिका में यह जो श्लोक मैंने आपको बताया, सांख्य कारिका का 59वां 59 श्लोक है। रंगस्य दर्शित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात् पुरुषस्य तथा आत्मनम प्रकाश्य विनिवर्तते प्रकृति ही। अर्थात जैसे नर्तकी नाट्यशाला में पुरुषों को नृत्य दिखाकर नृत्य से निवर्तित हो जाती है, वैसे ही प्रकृति भी पुरुष को अपना स्वरूप दिखाकर, अपना त्रिगुणी रूप दिखाकर निवृत्त हो जाती है और फिर मोक्ष हो जाता है निवृत्ति के बाद। तो अंत में सांख्य शास्त्र ने बस इतना ही उपमा दिया है कि दृष्टा और दृश्य का संबंध है प्रकृति पुरुष के बीच, ठीक है। लेकिन इस संबंध को बताने से भी द्वैत तो बना हुआ है, द्वैत विचारधारा बनी हुई है। और जब द्वैत बनी हुई है तो मन कल्पना कर लेगा कि भाई द्वैत है, दो चीजें हैं, दो चीजें मिल रही हैं, तो वो कहां, वहां पर कभी भी देखो, जहां पर भी दो होगा वहां तीन आ जाएगा। फिर क्यों तीन आ जाएगा? क्योंकि किसी मीडियम में कोई घटना घटेगी। अगर दो चीजें मिल रही हैं तो किस मीडियम में मिल रही हैं, किस मीडियम में मिल रही है, कहां पर मिल रही हैं। फिर जब स्पेस की बात करोगे तो टाइम भी आ जाएगा, फिर किस टाइम मिल रही हैं। सब कुछ बड़ा सूक्ष्म है, हम कह सकते हैं। तो शायद अद्वैत दर्शन को यहीं पे मौका मिल गया, अद्वैतवादियों को यहीं पर मौका मिल गया कि रिजॉल्व दिस। बाकी बातें तो ये ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये यहां पर आकर फंस रहे हैं, इसमें क्लैरिटी नहीं आ रही, इसमें क्लैरिटी नहीं आ रही, क्योंकि डबल सत्ता का वर्णन करना ही सत्तावाद का खंडन है। जब आप कहते हो कि तीन सत्ताएं हैं, तो आप सत्ता मतलब किसी की सत्ता नहीं है, तीन सत्ताएं हैं मतलब कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पर एक दूसरे को वो सीमित कर देंगे, लिमिट कर देंगे। तो यहीं पर अद्वैत दर्शन को मौका मिल जाता है अपनी बात को कहने का, और इसका वैदिक प्रमाण भी मिल जाता है अथर्ववेद के अंदर। तो ब्रह्म, भाई ये जो तुम प्रकृति और पुरुष कह रहे हो, ये कुछ भी नहीं है, ये ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है। बस एक ही तत्व है जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है, व्याप्त भी नहीं है, संपूर्ण जगत ही ब्रह्म है। या तो कह लो उस ब्रह्म तत्व के अंदर ब्रह्मांड है जगत, ब्रह्मांड ब्रह्म का अंड। तो इस ब्रह्मांड या ब्रह्मांड भी ब्रह्म है, ब्रह्मांड के बाहर भी ब्रह्म है, ब्रह्मांड के भीतर भी ब्रह्म है। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म ही वह पुरुष तत्व है, ब्रह्म ही वो पुरुष तत्व है। तो तुम यहां संसर्ग की बातें, क्योंकि स्थूल बुद्धि से जब हम द्वैत बुद्धि से सोचेंगे और हम इंद्रियों के आधार पर सोचेंगे, अब ब्रह्म तक सोचने के लिए साधना करनी पड़ेगी। यहां एक अंततः एक तत्व है, बाकी कोई, अगर हम ध्यान करें, ध्यान करते हुए हम शून्य अवस्था में पहुंचे, समाधि में पहुंचे, तो क्या होता है? शून्य अवस्था में हम जाते हैं, हमारी बुद्धि बिल्कुल सम हो जाती है। फिर अचानक से प्रतिक्रिया होती है, बुद्धि के अंदर हल्का सा भेद आता है, और भेद आने के बाद फिर कुछ कुछ अनुभव होता है। धीरे धीरे हम फिर अपने इंद्रियों में, अपने शारीरिक इंद्रियों के प्रति एक्टिव हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे आंख खोलते हैं। लेकिन ऐसी अवस्था में गया हुआ साधक जब वापस लौटता है, तो आंख खोलने के बाद भी वो पूरी तरह से बाह्य इंद्रियों में नहीं आता, आ तो जाता है, लेकिन बड़ा ही अनासक्त भाव से चीजों को देखता है। जो लोग ध्यान करते हैं वो इसका अनुभव करते हैं कि साधना से उठने के बाद
हमारा माइंड जो है लेस रिएक्टिव हो जाता है, मतलब वो चीजों पे जल्दी रिएक्शन नहीं देता है। तो ऐसी स्थिति फिर पैदा हो जाती है। तो इसीलिए यह समस्या, यह परिस्थिति बननी शुरू हो जाती है। तो अब प्रकृति और पुरुष के जो संसर्ग की बात है, वो कहीं ना कहीं एक उलझन पैदा करती है, अंततः दृष्टा दृश्य का संबंध स्थापित करती है कि चेतन तो कुछ करता नहीं है, पुरुष तो कुछ करता नहीं, चेतन तत्व वो ना प्रकृति के कर्म में लिप्त होता है, बस वो दृष्टा भाव से विद्यमान रहता है। अब यह दृष्टा भाव, दृष्टा दृश्य का संबंध विच्छेद करना ही योग का लक्ष्य है। दृष्टा बने रहना योग का लक्ष्य नहीं है। कुछ लोग कहते हैं दृष्टा भाव में बने रहो, नहीं महानुभाव, दृष्टा भाव में बने रहना, दृष्टा भाव में स्थापित होना तुरीय अवस्था है, लेकिन समाधि तुरीय से परे है। दृष्टा भाव को खत्म करना, दृष्टा भाव का लय होना चाहिए, क्योंकि दृष्टा बना रहेगा तो दृश्य भी बना रहेगा। हां, दृष्टा की स्थिति में आप यह कह सकते हैं कि हम दृश्य में इन्वॉल्व नहीं हैं, इमोशनली इन्वॉल्व नहीं है, कैसे भी हम उसमें इन्वॉल्व नहीं है, बस एक अनासक्त दृष्टा है। लेकिन इस दृष्टा भाव को बनाए रखने में ही तो खतरा है सारा। इसीलिए पतंजलि का योग सूत्र ऐसी अनुमति नहीं देता कि आप दृष्टा भाव में बने रहें, बल्कि आप दृष्टा भाव का लय करें, दृष्टा भाव को समाप्त करें। यह अंतिम वृत्ति होगी, आप दृष्टा भाव का त्याग करें और अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं। स्वरूप से आप अलग हैं, क्योंकि दृष्टा भाव तो बना हुआ है। इसीलिए उस दृष्टापन को भी दृष्टा भाव मतलब दृष्टा बना हुआ है, देख रहा है वो चीजों को, भले ही वो अनासक्त भाव से देख रहा है, लेकिन फिर भी या उसके लिए, इसलिए शिव सूत्र में तो साफ साफ कहा गया है कि दृष्टा भाव बनाए रखने में तुरीय अवस्था प्राप्त करने वाले योगी भी पतन के मार्ग पर चले जाते हैं। लेकिन साथ में वहां पर साहस भी दिया हुआ है, हिम्मत बढ़ाई गई है कि वो योगी भली भांति जानते हैं कि हमें फिर से कैसे पहुंचना है, अपने गंतव्य पर कैसे पहुंचना है। उनको जब पता होता है तो वो भ्रमित नहीं होते, वो फिर से अपने रास्ते पर चलकर फिर से वहां पहुंच जाते हैं। तो ये समस्या का समाधान फिर हो जाता है। इसलिए दृष्टा दृश्य का संबंध है बताया गया, लेकिन इसी को रिजॉल्व करते हुए अद्वैत दर्शन, अद्वैत वेदांत में इसको क्या कहा गया कि ब्रह्म है, कि ब्रह्म है। और ब्रह्म जो है वही चेतन हो रहा है, वही जड़ हो रहा है, उसी का सब विवर्त है। वास्तव में हम देखें, जड़ चेतन या दृष्टा दृश्य जो भी संबंध हम बता रहे हैं, नर्तकी और उसके दर्शक और जो है लंगड़ा अंधा, जो भी संबंध बता रहे हैं, वास्तव में हम इंद्रिय बुद्धि से सोच रहे हैं। इंद्रिय बुद्धि मतलब द्वैत बुद्धि से हम सोच रहे हैं, और द्वैत बुद्धि से सोचने के कारण हमें बार बार लग रहा है कि दो चीजें हैं और दो चीजें मिलकर बन रही हैं तो चल रहा है। फिर हमें तीन चीजें भी लग रही हैं कि प्रकृति भी अलग है और चेतन भी अलग है। अरे भाई, ये शरीर क्या प्रकृति के तत्वों से नहीं बना है? एक बार के लिए आप साइंटिफिकली सोचो, ये जो बॉडी बनी है, इस संसार में जो फिजिकल एलिमेंट्स हैं उन्हीं से तो बनी है ना। उनमें बहुत सारे हीलियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, सिल्वर है, गोल्ड है। अब पेरियोडिक टेबल में हम ना जाने केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स पढ़ते हैं, तो प्रकृति के ही तो तत्व है ना ये सब। हाँ, इन प्रकृति के तत्वों के समीकरण से जो मूल जो तत्व विकसित होते हैं, भूत विकसित होते हैं, पंचभूत। सांख्य दर्शन इनको पंचभूत कहता है, जिसको हम आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी कहते हैं, भूमि कहते हैं। तो उनको भूत कहा गया, पंचभूत कहा गया है सांख्य शास्त्र में। यह भी प्रकृति के तत्वों से मानेगा है कि विकसित हुए हैं। अब आप सीधा इनको मान लो या मान लो, लेकिन है तो भाई नेचर के ही एलिमेंट्स, ठीक है।
तो शरीर तो वैसे ही बना है ना, तो फिर अब जीव को आपने मान लिया, जीव को पूरा अलग मान लेना, जीव को एक सत्ता मान लेना, प्रकृति को एक सत्ता मान लेना, तो जीव का अपना क्या ही है बिना प्रकृति के। ठीक है, तो तीन गुण को जब प्रकृति माना गया है, तो क्या मन बुद्धि अहंकार तीन गुणों से परे है? बिल्कुल परे नहीं है, सूक्ष्म प्रकृति है वहां पर, और तीनों गुण वहां पर सूक्ष्म रूप से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें यह बात समझने की आवश्यकता है। अद्वैत वेदांत यहीं पर ब्रह्म का प्रतिपादन कर देता है और कहता है कि ब्रह्म है, वही ब्रह्म जो है डेवलप हो रहा है, वही ब्रह्म डेवलप हो रहा है, वही ब्रह्म विकसित हो रहा है। तो उस ब्रह्म का जो विकसित होना है वही महत्वपूर्ण है। तो ब्रह्म विकसित हो रहा है, मैनिफेस्ट हो रहा है, अभिव्यक्त हो रहा है जड़ में, चेतन में, और इंद्रियों में हम अनुभव कर रहे हैं कि कुछ जड़ है, कुछ चेतन है, लेकिन कुल मिलाकर चेतन ही सब कुछ है। वो चेतन ही सब कुछ प्रकट कर रहा है और उसी की अभिव्यक्तियां हैं, उसी का विवर्त सब है, तो ब्रह्म का ही विवर्त है। अर्थात कहने का मतलब कि आज का जो विज्ञान है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वो किसी मूल तत्व को ढूंढ रहे हैं। तो पहले उन्होंने कुछ ढूंढा और ढूंढकर क्या बनाया, क्या बताया कि भाई ये जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं उनसे चीजें बनती हैं। और हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी सूक्ष्म रूप में सोना चांदी सब है, एलिमेंट्स हैं हमारे शरीर में, तत्व हैं बहुत सारे। अब ये जो तत्व हैं ये एटम से बने हुए हैं, एटम्स की संरचना है और उससे जो है ये तत्व बने हुए हैं। लेकिन कोई एटम जो है सोना बना देता है, कोई एटम चांदी बना देता है, कोई एटम हाइड्रोजन बना देता है, कोई एटम ऑक्सीजन बना देता है। तो अब ये डिपेंड करता है एटम के ऊपर नहीं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो समीकरण है। तो अब हम एटम से कहां चले गए, परमाणुओं पर, अणु से परमाणुओं पे हम चले गए, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन, अब कुछ लोग इसको भी ब्रह्मा विष्णु महेश बना देंगे, पता नहीं कहां कहां से बुद्धि लाते हैं लोग। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया, अब वैज्ञानिकों ने और आगे ढूंढा, और आगे ढूंढा तो पता चला कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ये भी किसी दूसरे फंडामेंटल पार्टिकल से बने हुए, और उसको नाम दिया गया क्वार्क्स। क्वार्क्स जो है वो उसके समीकरण से इलेक्ट्रॉन बना है, क्वार्क्स के समीकरण से प्रोटॉन बना है, क्वार्क्स के समीकरण से न्यूट्रॉन बना है। अब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये जो क्वार्क्स होते हैं ये भी कुछ दूसरे और भी सूक्ष्म पार्टिकल से बने होते हैं, उनको वो गॉड पार्टिकल भी बोल रहे हैं आजकल। और फाइनलाइज तो उन्होंने नहीं किया है क्योंकि खोज कभी फाइनल नहीं होती है। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि जो आज के भौतिक विज्ञान, फिजिक्स की या केमिस्ट्री की जो खोज है वो किसी ऐसे तत्व को ढूंढ लेना चाहते हैं जिससे सब बना है, और विज्ञान का मानना है कि वो दो नहीं होगा, वो एक होगा। वो दो नहीं होगा, वो एक ही होगा। लेकिन समस्या क्या है, साइंस के साथ समस्या यह है कि उनकी सारी इन्वेस्टिगेशन या सारे एक्सपेरिमेंट या सारे रिसर्च सेंसरी लेवल पर हैं, तो शायद उन्हें सफलता ना मिले। लेकिन अद्वैत वेदांत या पतंजलि का योग सूत्र अपना जो अनुसंधान कर रहा है वो सबसे वो इंटरनल कर रहा है, वो सेंसेस से ऊपर जाने की बात कर रहा है, सेंसरी परसेप्शन से ऊपर जाने की बात कर रहा है, और उसके लिए वह मार्ग दे रहा है अष्टांग योग का। तो पतंजलि योग सूत्र का अनुसंधान वही है, देखिए रिसर्च वही है, उस परम तत्व को जानना, रिसर्च वही है, लेकिन एक में बाहरी खोज हो रही है और बाहरी डेवलपमेंट हो रही है। जितने भी आप डेवलपमेंट देख रहे हो ना, क्वांटम फिजिक्स आ गया हमारे साथ, स्मार्टफोन्स आ गए हमारे पास, और बहुत सारी चीजें खोज ली गई, एटम बम बन गया और बहुत कुछ हो गया। तो ये जो कुछ भी हो गया, ये जो भी हो गया, ये किस चक्कर में हुआ, उसी तत्व को खोजने के चक्कर में हुआ।
कि उस तत्व को खोज लिया जाए जिससे सब बना है, लेकिन ये एक बाहर की खोज है। उस चक्कर में हमने एक्सटर्नल वर्ल्ड में फिजिकल साइंस को बहुत डेवलप कर दिया, जिससे कि आज हम बड़े बड़े काम कर रहे हैं। लेकिन ठीक वही खोज अंतर जगत में की जा रही है। भारतीय दर्शन की वही खोज है कि हम मूल तत्वों को जान लें, और उसमें तुम बाहर ना, खुद को खोजो, अपने आप को खोजो कि तुम कहां से आए हो, तुम कहां से आए हो, तुम हो कौन, कहां से आए, कहां है निज घर तेरा, यही कारण तू भर मत डोले, तंतजी कहां बसेरा। तुम कहां से आए, तुम मूल तत्वों को जानो। और इसके लिए इंटरनल एक्सपेरिमेंट्स होंगे, इंटरनल प्रैक्टिसेस होंगी, चित्तवृत्ति निरोध होगा, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि होगी, तब जाकर उस मूल तत्व, उस शून्य तक, उस जो बाहर भीतर से शून्य है लेकिन चैतन्य है, उस ब्रह्म को हम प्राप्त होते हैं, या ब्रह्म होते हैं, हम ब्रह्म में हो जाते हैं। कोई बायसनेस फिर नहीं रहती है, प्रकृति का कोई खेल फिर नहीं रहता है, त्रिगुणी माया शांत हो जाती है, बुद्धि सम हो जाती है तो समाधि हो जाती है, और फिर उस शून्य में, उस चैतन्य नंद में जो है स्थिति बन जाती है। उसको कोई जान नहीं सकता, बल्कि उसमें हो सकता है, उस स्थिति में पहुंच सकता है, ना कि उसको जान सकता है। ठीक है, क्योंकि वो पराई चीज तो है नहीं। शरीर को जान सकते हो, इंद्रियों को जान सकते हो, मन को जान सकते हो, बुद्धि को जान सकते हो, लेकिन आत्मा को नहीं जान सकते। आत्मा हो सकते हो, शुद्ध चैतन्य हो सकते हो। तो शुद्ध चैतन्य और अशुद्ध चैतन्य क्या है? यही है कि जब हम इंद्रियों से देख रहे हैं और उसमें जो चेतना की अभिव्यक्ति है उसको चिदाभास माना गया, या हम उसे अशुद्ध चैतन्य भी कह सकते हैं। और शुद्ध चैतन्य अनबायस्ड कॉन्शियसनेस, जहां कोई सेंसरी बायसनेस नहीं है, जहां कोई इंटेलेक्चुअल बायसनेस नहीं है, जहां पर कोई थॉट्स, वृत्तियों का बायसनेस नहीं है, वो है शून्य। तो वहां हम पहुंचते तो पता चलता है कि सारी चीजें तो यहां से निकल रही हैं, सारी मातृकाएं वहां से निकल रही हैं, उसी ब्रह्म से। वह मूल तत्व है, उसे तत्व कहा गया। तो इस प्रकार से वही, उसी का विवर्त है संसार, उसी का मैनिफेस्टेशन है संसार। और हमारा जीवन और सब कुछ जो भी हम इंद्रियों से अनुभव करते हैं वो सब के सब। तो चलिए, यही पुरुष प्रकृति का संसर्ग वास्तव में संसर्ग का ही खंडन है। बाकी सभी विषयों को अद्वैत दर्शन में सांख्य के सभी विषयों को स्वीकार किया जाता है, लेकिन पुरुष प्रकृति की संसर्ग की बात जो है उसको खंडित कर कर ब्रह्म को स्थापित कर, ब्रह्म का अनुभव होता है भाई, उस स्थापित कर उसके विवर्त को माना गया है कि उससे सारी चीजें विवर्तित हुई हैं, ना कि जो है कुछ हो रहा है, बल्कि कोई संसर्ग हो रहा है और चीजें बन रही है। तो ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग, इसीलिए यहीं पर सांख्य शास्त्र, सांख्य दर्शन यही फंसता है, यही उलझन होती है। अंततः यह दृष्टा दृश्य का संबंध समझाकर छोड़ देते हैं। यही पुरुष प्रकृति का संबंध है। तो एक तरह का सिंक्रोनाइजेशन है, दोनों एक नहीं है लेकिन एक समय पर सिंक्रोनाइज्ड है। तो इस तरह से मान लिया जा सकता है, लेकिन इसी का समाधान कर कर वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम सोचे तो किसी एक मूल तत्व को अगर माना जाए तो वो ब्रह्म है, जो कि अद्वैत वेदांत दर्शन में समझाया जा रहा है, और वह ब्रह्म ही विवर्तित होकर सारी चीजें प्रकट कर रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरह की मान्यता है। तो पुरुष प्रकृति संसर्ग से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। किसी जिज्ञासु ने इस पर प्रश्न किया, तभी यह विषय हम आपको दे रहे हैं, इस पर चर्चा हम कर रहे हैं। तो इसीलिए अब इसको हम प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं, हम भी ध्यान में उतरना चाहते हैं। तो ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स प्रत्येक महीने 20 तारीख से शुरू होता है। आप इसे ज्वाइन कर कर इससे पूर्ण लाभान्वित होइए। इसी प्रकार से स्वर योग का कोर्स भी होता है और विश्व सनातन दर्शन का कोर्स भी होता है, साथ में प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स होता है, पैरानॉर्मल सॉल्यूशंस का कोर्स होता है, भूत प्रेत से संबंधित बाधाएं अगर जिन लोगों को होती हैं, इस पर हम कई चर्चा पीछे कर चुके हैं। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर कर भी इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ में विचारों को यहाँ
विराम देता हूं। और आप सभी कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट करेंगे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर कर संपर्क करेंगे और संपर्क कर कर जानकारी लेंगे कि ऑनलाइन कोर्सेज को कैसे ज्वाइन करना। ओम तत्सत।